नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि बीजेपी उन्हें बहुत पसंद है और वह इस पार्टी को बहुत मिस कर रहे हैं। मेरा दिमाग ठनका। मैंने पूछा, भाई क्यों मिस कर रहे हो? उनकी तो सरकार है, सरकार चला रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं बीजेपी को एज ए विपक्ष के तौर पर मिस कर रहा हूं। ये बात जब मैंने सुनी तो मुझे भी लगा कि बात तो बिल्कुल सही कही है मेरे दोस्त ने। अगर मैं मौजूदा विपक्ष की बात करूं तो मौजूदा विपक्ष की हालत देखकर बीजेपी की बहुत याद आती है। एक समय हुआ करता था जब बीजेपी ने विपक्षी पार्टी के तौर पर सरकार की ईंट से ईंट बजा दी थी, लेकिन अब का विपक्ष का तो पता ही नहीं। मैं किसी पर्टिकुलर एक विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समूचे विपक्ष की बात कर रहा हूं। जहां पर गैर बीजेपी की सरकार है और जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर विपक्ष का रवैया क्या है। लेकिन अब के विपक्ष का पता नहीं क्या कर रहा है। सरकार की लड़ाई तो दूर की बात है, वो अपने आप में ही लड़ाई लड़ रहा है। तब सवाल उठता है कि क्या वाकई विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है या नहीं? क्या विपक्ष मुद्दों से भटक गया है? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें लोकसभा की 80 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं। यूपी सरकार के मंत्री खटीक ने इस्तीफा दिया। मंत्री जतिन प्रसाद भी चर्चा में रहे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी चर्चा में रहे। उन्होंने इस्तीफा दिया, खबरें मीडिया में पहुंची। लेकिन विपक्ष के पास यहां पर एक बहुत बड़ा मौका था। अगर विपक्ष चाहता तो इस मुद्दे को उठाकर योगी सरकार पर हमला करता और पूछता कि भाई आपके मंत्री नाराज क्यों हैं, आपके मंत्रिमंडल में क्या दिक्कत है। लेकिन विपक्ष ने कोई, आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था, विपक्ष नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि ये तो मैंने भी नहीं पूछा, मंत्री मुख्यमंत्री से सवाल कर रहा है, ये विपक्ष नहीं कह रहा। हालांकि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये काम विपक्ष का है। लेकिन मैं यहां पर मूल बात बताना चाहूंगा, विपक्ष सरकार से न लड़ाई लड़कर विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव लड़ाई लड़ रहे हैं अपने चाचा और ओपी राजभर से। हालांकि मैं चाचा शिवपाल यादव और ओपी राजभर की बात करें, ये दोनों भी विपक्षी नेता हैं, लेकिन ये विपक्ष के साथ ही अखिलेश यादव को घेर रहे हैं, अखिलेश यादव इन्हें घेर रहे हैं और शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर समय समय पर योगी जी का गुणगान कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि सरकार, लोकतंत्र खतरे में है। ये 3-4 शब्द ऐसे हैं, अच्छे शब्द, जो राजनीति में प्रवेश करते ही इन 3-4 शब्दों को रट लेते हैं कि लोकतंत्र में खतरे में है और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सरकार को उद्योगपति चला रही है। 3-4 शब्द, इससे ज्यादा इनके पास नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में 2 बड़े नेताओं की बात करते हैं, मायावती जी। अब बुआ मायावती जी की माया कहां लगी हुई है समझ नहीं आता, आज तक किसी को नहीं समझ आता। चुनाव आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, एक पर्चा सामने लेती हैं, उसको पढ़कर देखती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं और चुनाव में सक्रिय हो जाती हैं। इसके बाद पता नहीं रहता कि मायावती जी कहां हैं, उनके नेताओं को पता नहीं रहता है, उनके चौकीदार को पता नहीं रहता है कि बुआ जी अंदर हैं कि नहीं है। कोई मिलने आता है तो कहती हैं कि अब मिलेंगे 2024 में, लोकसभा चुनाव से एक साल पहले, और कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। अब मैं दूसरे नेता की बात करता हूं। दूसरे नेता हैं जयंत चौधरी। चुनाव आया, नेताजी आए, चुनाव गए, नेताजी गए टाइप के नेता हैं। चुनाव में खूब हल्ला कर रहे थे, खूब हंगामा मचाया, लेकिन अब कहां हैं? राज्यसभा के सांसद बनने के बाद लोकतंत्र खतरे में है या नहीं, ये इनको खुद नहीं पता है। चलिए अब दूसरे राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 25 दिन से 2 आदमियों ने मिलकर पूरा राज्य चला रहे हैं। 2 आदमी पूरा राज्य चला रहे हैं। एक है मुख्यमंत्री शिंदे और दूसरे है उप मुख्यमंत्री फडणवीस। इनके चक्कर में विधानसभा की कार्रवाई तक रुक गई।
विधानसभा में चर्चा नहीं हुई। वो विधानसभा जहां राज्य की सभी समस्याओं पर चर्चा होती है, जहां जनता से जुड़े हर सवाल जवाब होते हैं, वो विधानसभा इन दोनों के चक्कर में स्थगित कर दी गई। बोले वो अब चर्चा कुछ नहीं होगी, पहले हम इन दोनों का मसला समेट दें कि किसकी सरकार है किसकी नहीं। लेकिन अब मैं उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे मुद्दे उठाने की बजाय वो बात कर रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी बचनी चाहिए, शिवसेना बचनी चाहिए, शिवसेना का जो प्रमुख हूं वो मैं हूं। वो मुद्दा बाद में उठाते रहेंगे, जब पार्टी रहेगी तभी तो मुद्दा उठाएंगे। कभी वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी चुनाव आयोग के ऑफिसों के चक्कर काटने में लगे हुए हैं। वहीं पर महाराष्ट्र के एक और नेता, जिन्हें महाराष्ट्र का पावर सेंटर कहा जाता है, नाम है शरद पवार। तस्वीर आपके सामने। ये पार्टी के संगठन में बदलाव में लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि पार्टी मजबूत करो, अगली बार जो चुनाव होगा उसमें हम एनसीपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति को अगर आप थोड़े पीछे से देखें, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, बीजेपी हमेशा विपक्ष के तौर पर वहां के मुद्दों को लपकने में हमेशा तत्पर रही। कोई भी मुद्दा हुआ, आप देख लीजिए, जब से उद्धव ठाकरे वहां के मुख्यमंत्री बने और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हर मुद्दे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने उठाया, चाहे छोटा मुद्दा हो चाहे बड़ा मुद्दा हो। विपक्ष की पार्टी के तौर पर एक अलर्टनेस का यह नतीजा रहा कि सरकार में आज देवेंद्र फडणवीस हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी शख्सियत का नाम आपको बताना चाहूंगा, नाम है ममता बनर्जी। दीदी की सियासत में बड़ी भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दीदी आजकल शांत बैठी हुई हैं। जगदीप धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तब दीदी और उनके बीच जमकर टकराव हुआ। दीदी के पास आज मौका है कि वो अपने राजनीतिक दुश्मन जगदीप धनखड़ के खिलाफ उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करें और उन्हें हराएं। ये एक विपक्ष की भूमिका निभाने का एक दायित्व होता है। लेकिन दीदी ने एक ऐलान किया, कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम अलग रहने का फैसला कर रहे हैं। और इसके अलावा भी कई खबरें आ रही हैं, आप लगातार देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में कई जो मंत्री शामिल हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लगातार ईडी की छापेमारी हो रही है। 20-21 करोड़ रुपए मंत्री के जानने वालों के घर पर मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें, हो सकता है दीदी इस कारण से चुप हो। अब चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां कांग्रेस के पास दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है, ना कोई खतरा नहीं है। पर्याप्त मात्रा में विधायक है, लेकिन विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी ने यहां पर भी हल्ला बोल रखा है। मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी जहां जहां नहीं है वहां किस तरह से हंगामा मचाती है, हल्ला मचाती है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि बीजेपी हंगामा मचा रही है। अरे वो अपना दायित्व निभा रही है, विपक्ष के तौर पर भी वो अपना दायित्व अच्छी तरीके से निभा रही है। आगे बात करेंगे। यहां पर एक समय में जय बीरू की जोड़ी के नाम से जाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस साहब के बीच में लड़ाई चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई। टीएस साहब के पास में 3 मंत्रालय का जिम्मा था, लेकिन उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, कहा कि आप अपना संभालो। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी 4 पन्नों पर, जिस पर बीजेपी ने सदन में खूब हंगामा मचाया। अब टीएस साहब इस फिराक में है कि कब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिलेगा, और बीजेपी भी इसी फिराक में है, इसी ताक में है कि टीएस साहब के अंदर कब वो सिंधिया वाली बगावत आ जाए तो बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाए, बीजेपी सरकार में आ जाए। तो ये तो थी छत्तीसगढ़ की हालत। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की भी हालत छत्तीसगढ़ जैसी है। इस राज्य में भी इतने दंगे हुए कि गहलोत सरकार बैकफुट पर आ गई। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी अपने पायलट प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रही है। जब मैंने पायलट प्रोजेक्ट कहा तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन से पायलट प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, यानी बीजेपी के सचिन पायलट प्रोजेक्ट की। हालांकि वो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं बीजेपी का सचिन पायलट प्रोजेक्ट, एक बीजेपी का अलग प्रोजेक्ट चल रहा है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जीती हुई कांग्रेस
आज वहां बीजेपी सरकार बना रही है, सरकार चला रही है। उसका पहले भी मैंने कहा था जब सरकार गई थी, और आज फिर कह रहा हूं, सीधा दोषी सरकार आज बीजेपी की है। कांग्रेस पर अगर आप दोष मढ़ेंगे, मैं सीधा दोष दूंगा कमलनाथ को, क्योंकि अरुण यादव, कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, इनमें आपस में बनती नहीं है। तभी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीन ली, कांग्रेस की कुर्सी छीन ली, कमलनाथ की कुर्सी चली गई। कांग्रेस के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो मैंने बताया, कांग्रेस का एक बड़ा नेता सिंधिया बीजेपी ने छीनकर बीजेपी की सरकार बन गई। कांग्रेस में अभी भी एकजुटता नहीं है। कांग्रेस के 3 बड़े नेता, जैसा मैंने अभी बताया, अरुण यादव, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, में कभी भी एकजुटता नहीं रही। और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विपक्ष यहाँ भी मुद्दों को उठाने में नाकाम हो रहा है। गुजरात के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहाँ पर कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। कुछ समय पहले हार्दिक पटेल ने हाथ का साथ छोड़ दिया और अपने हाथ में कमल थाम लिया। अब खबर यह भी है कि कई और कांग्रेस नेता दल बदल कर सकते हैं। हर सिस्टम में कोई ना कोई अपनी जुगाड़ लगाता ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मौजूदा सरकार में